एक शहर के एक मोहल्ले में करीब 55 और 60-65 साल के बुजुर्गों का यानी कि कई बुजुर्ग आपस में सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। इनका आपस में जो ग्रुप था बुजुर्गों का, ये बुजुर्ग घूमने के लिए निकलता है तो एक एक करके बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद आपस में बातें करते हैं कि आज उनका एक मित्र जो है वो नहीं आया है मॉर्निंग वॉक के लिए। तब ये लोग कहते हैं कि उस मित्र का घर तो ही बगल में ही है, चलो उसके घर से उसको बुला लेते हैं। अब ये 3-4 बुजुर्ग लोग मिलके उस बुजुर्ग के घर जाते हैं और उस बुजुर्ग के घर पहुंचने के बाद वो उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन जब उसके घर से कोई बाहर नहीं आता है तो उसके सीधा दरवाजे पर पहुंचते हैं और दरवाजे पर एक घंटी लगी हुई थी, उसे बार बार प्रेस करते हैं लेकिन अंदर से कोई नहीं आता है। और इतना करते करते थोड़ा उजाला होने लगा था, यानी कि सुबह होने लगी थी। उन्होंने देखा कि इस बुजुर्ग का जिसको बुलाने गए थे उसके घर का मेन दरवाजा जो था वो पूरी तरीके से खुला था। अब इनका जो गिरोह था, जो जितने बुजुर्ग वहां पे गए थे उसको बुलाने, उनमें से एक बुजुर्ग उस घर के अंदर जाता है और जैसे ही घर के अंदर वो पहुंचता है तो तेजी से चिल्लाते हुए घर से बाहर की तरफ भागता है। अब जब उसके साथी देखता है बाहर खड़े हैं तो वो लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो कहता है कि अरे यार उनकी तो लाश अंदर पड़ी है। अब ये तीनों चारों बुजुर्ग मिलके उस बुजुर्ग के घर के अंदर जब जाते हैं, वास्तव में उस व्यक्ति की उसके घर के ही फर्श पर औंधे मुंह लाश पड़ी है और उसके लाश के आसपास काफी मात्रा में खून बिखरा पड़ा है। उसमें से तब तक एक बुजुर्ग बोलता है कि भैया यार इनके साथ एक बिटिया भी रहती थी। अब इनमें से एक बुजुर्ग उसके बिटिया के कमरे में जाता है और जब देखता है तो बिटिया भी मृत अवस्था में अपने बेड के नीचे ही औंधे मुंह उसकी भी लाश पड़ी थी, जो खून से पूरी तरीके से लथपथ थी। यानी बाप और बिटिया दोनों की नृशंस हत्या हो चुकी थी। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची कहानी ने ना ही मानवता को तार तार किया, बल्कि एक बाप और बेटे के पवित्र रिश्ते पर भी उंगली उठा दी। तो दोस्तों आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी को। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो मैं आज आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है 9 फरवरी 2024 को, यानी कि इस बुजुर्ग की 9 फरवरी 2024 को ही हत्या हो गई थी रात्रि में। और इस बुजुर्ग का नाम था योगेश चंद्र। योगेश चंद्र अमरोहा जिले के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे और उनका ज्वेलरी का कारोबार था। एक अच्छा खासा नाम था मोहल्ले में, पूरे अमरोहा जिले में उन्हें एक प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में देखा जाता था। लेकिन जब 10 फरवरी 2024 को उनके मित्र उनको मॉर्निंग वॉक करने के लिए बुलाने पहुंचते हैं, तो जब ये सारा वाकया देखते हैं तो उनमें से एक बुजुर्ग ने अपना फोन निकाला और तत्काल ही वहां लोकल पुलिस को फोन किया। कुछ देर बाद ही घटना स्थल पर अमरोहा पुलिस पहुंच जाती है। अमरोहा पुलिस वहां पहुंचने के बाद दोनों शवों को अपने कब्जे में लेती है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब अमरोहा पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो काम था वो ये था कि आखिर इन दोनों व्यक्तियों की एक ही परिवार के 2 लोगों की जघन्य हत्या हुई थी, इसलिए पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा था, क्योंकि ये 2 सामान्य व्यक्तियों की नहीं, एक जिले के एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या हुई थी। इसलिए मामला तूल न पकड़े, लिहाजा पुलिस ने आनन फानन में पूरे मामले की जांच करनी शुरू की। तो जांच में पुलिस ने बड़ी बारीकी से एक एक चीज खंगालनी शुरू की। तो कुछ चीजें ऐसी मिली जिसे देखने के बाद पुलिस को पूरा मामला तुरंत ही समझ में आ गया और पुलिस को ये लगा कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो है जिसने ये हत्या की है और वो व्यक्ति बाहर का नहीं है, घर का ही है। 67 वर्षीय बुजुर्ग का बेटा फर्स्ट फ्लोर पर ही रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। तो पुलिस ने पूरे घर की गहनता से तलाशी ली तो घर के पीछे वाली जमीन पर पुलिस को एक सैनिटाइजर की बोतल मिली, इसके ऊपर खून से सने हाथ के पंजों के निशान थे। अब पुलिस इस बोतल के सहारे सीधा आती है और उसका बेटा उसी फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, पर उसके पिता और उसकी सौतेली बहन की नृशंस हत्या हुई थी। पुलिस को घर के पीछे और घर के आसपास और घर के अंदर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे पुलिस को एक चीज क्लियर हो गई थी तुरंत ही
कि चाहे जो हो, हत्यारा कहीं बाहर से नहीं आया है, कि घर का जानने वाला ही कोई इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जब पुलिस सीधा घर में रहने वाले फर्स्ट फ्लोर पर इस 67 वर्षीय व्यवसायी योगेश चंद्र का बेटा रहता था। बेटे का नाम था ईशान। अब पुलिस ईशान से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तुम किसी को जानते हो, या तुम्हारे पिताजी की किसी से दुश्मनी है, या कभी किसी से कोई फिरौती जैसी या पैसे के लिए कोई बातचीत हुई हो। तब उसका बेटा रोते बिलखते बताता है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे पुलिस और तह तक जाती है, जांच करती है, तो इस घर में कुल टोटल 15 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं कि जिस घर में 15 सीसीटीवी कैमरे लगे हों, उनमें एक आध तो चलता होगा। लेकिन पुलिस जब जांच करती है तो पता चलता है कि हत्या के टाइम, हत्या वाले दिन से 24 घंटे पहले ही 15 सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल नगण्य थे, चलने की स्थिति में नहीं थे या बंद मिले। इसका शक 67 वर्षीय योगेश चंद्र के बेटे ईशान पर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब पुलिस ईशान से कई बार पूछताछ करती है, पत्नी मानसी से भी पूछताछ करती है, लेकिन ईशान और मानसी दोनों इतना ज्यादा रोते हैं कि पुलिस को लगता है कि इन लोगों ने कत्ल नहीं की होगी। लेकिन फिर पुलिस की एक टीम खोजी कुत्ते को लेकर आती है। अब ये खोजी कुत्ता भी सीधे ग्राउंड फ्लोर से होते हुए सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर ही जाकर रुकता है, जहां पर इस व्यवसायी के बेटे और बहू रहा करते थे। लिहाजा पुलिस का शक अब पूरी तरीके से यकीन में तब्दील हो चुका था। अब पुलिस इस व्यवसायी के बेटे ईशान और उसकी पत्नी मानसी से सख्ती के साथ साथ एक बार अलग करके, एक बार दोनों को पति पत्नी को साथ में बैठाकर पूछताछ करती है। और पुलिस जब अपना सही रूप दिखाती है तो दोनों हत्या की पूरी घटना को कबूल कर लेते हैं और हत्या के पीछे की जो वजह बताते हैं वो वाकई काफी चौंकाने वाली है। दोस्तों, ईशान ने पुलिस के सामने ही कबूला कि उसी ने अपने पिता की हत्या की। दरअसल ईशान की माताजी की मौत 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उस दौरान कोरोना से हो चुकी थी। फिर ईशान और उसकी पत्नी मानसी दोनों दिल्ली में ही रह रहे थे। तो ये लोग महीने में दिल्ली से एक दो बार अमरोहा अपने घर पर घूमने आया जाया करते थे। क्योंकि इनके पिताजी के पास धन दौलत पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा व्यवसाय था, शहर में एक अच्छा खासा नाम था। तो इनके पिताजी ने काफी दिन पहले ही एक लड़की जिसका नाम सृष्टि था उसको गोद लिया था। लिहाजा उस समय ईशान और उनके पिताजी के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। जब ईशान और उसकी पत्नी मानसी दोनों दिल्ली में रहने लगे तो उन्हें बराबर उनके मोहल्ले वालों से फोन जाता था कि उनके पिताजी कई बार कई अलग अलग बदल कर लड़कियों को अपने घर पर बुलाते थे। और ईशान ने पुलिस के सामने ये भी कबूला कि हमारे पिताजी ने बाकायदा 67 साल की उम्र होने के बाद भी पेपर में अपनी शादी का इश्तेहार दिया था, जिसे सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। लिहाजा मैंने अपने पिताजी से मांग की कि पापा आप ना प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दो, मेरे हिस्से की। लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे और वो सृष्टि को, जो कि उनकी गोद ली हुई बिटिया थी, बहुत ज़्यादा मानते थे। अब की बार जब हम लोग एक हफ्ते पहले घर आए तो हमने अपने पिताजी से चर्चा की कि पिताजी आप प्रॉपर्टी का जो मेरा हिस्सा आ रहा है वो मुझे दे दो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया और वो लड़कियां बुलाते थे और उनका मेरे पत्नी मानसी के प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार था। वो बार बार मेरी पत्नी को घूर कर देखते थे। ये सब देखकर और ये सब सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा होता था। लिहाजा मैंने 9 फरवरी को हम लोगों ने, यानी कि हमारी पत्नी मानसी और बहन सृष्टि, सारे लोगों ने मिलकर आपस में खाना खाया। और मैंने अपने एक मित्र जो दिल्ली में ही रहता था, जो मेरे साथ ही काम करता था, जिसका नाम अनिल था, उसका टिकट किया था ट्रेन से, वो भी आ चुका था। अब हम लोग 9 फरवरी को सारे लोग मिलकर आपस में खाना खाते हैं और उसके बाद पिताजी और सौतेली बहन दोनों अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। और हमने पूरी हत्या की प्लानिंग पहले से ही तैयार करके रखी थी।
लिहाजा मैंने अपने साथ काम करने वाले अनिल को कहा कि तुम बहन सृष्टि को कॉल करो ताकि वो दरवाज़ा खोले, और अनिल सेम ऐसा ही करता है। अब सृष्टि दरवाज़ा बाहर जैसे ही खोलने के लिए आती है तो अनिल उसका मुंह दाबता है और मुंह दाब के सृष्टि को अंदर की तरफ लेकर जाता है। अब जब सृष्टि चिल्ला रही थी तब तक पिताजी जग गए और मैं भी घर के अंदर घुस चुका था, और फिर अनिल ने बहन सृष्टि को अच्छी तरीके से पकड़ रखा था और मेरे हाथ में हंसिया थी, और हंसिया से मैंने पिताजी के ऊपर कई प्रहार किए। और जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो बहन काफ़ी तेजी तेजी से चिल्लाना शुरू की, और जब मैं पिताजी की हत्या कर रहा था उस दौरान सृष्टि ने काफ़ी तेज तेज से चिल्लाहट शुरू की थी, लिहाजा सृष्टि को भी काफ़ी चोट आ गई थी। फिर मैंने सृष्टि से कहा कि तुम शांत हो जाओ, हम लोग जो भी प्रॉपर्टी होगी आधे आधे के हिस्सेदार हो जाएंगे और तुम ये बात किसी को नहीं बताना। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, लिहाजा वो इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो हमने और अनिल ने और मेरी पत्नी मानसी ने मिलकर उस बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। और जब इन दोनों लोगों की हत्या हो गई तो मेरे पिताजी ने दोनों हाथों में 6-7 अंगूठियां पहन रखी थी और सोने की एक वजनदार गले में चैन पहन रखी थी। उस चैन को, उस अंगूठी को हमने उनकी लाश से निकाला और ले आकर हमने छत पे एक जगह कोने में उस चीज़ को छुपा दिया। अब पुलिस के सामने जब ये दोनों लोग अपना जुर्म कबूल करते हैं और जैसे ही ये पूरी खबर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के मुंह से एक ही बात निकलती है कि कैसा जमाना आ गया है जहां एक व्यक्ति पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में उसको मौत के घाट उतार दे रहा है जिसने उसे कभी उंगली पकड़कर चढ़ना सिखाया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना, किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आँख, कान, नाक सब कुछ खुले रखें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। दोस्तों, फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है? आप अपने जीवन के अमूल्य लम्हों में से बस 1 सेकंड का टाइम निकालकर हमें छोटा सा कमेंट करके ये बताएं कि आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मिलते हैं आपको एक नई क्राइम कहानी के साथ परसों रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।